साथियों साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हमने आईसीएमआर जेआरएफ की तैयारी स्टार्ट कर दी है, लास्ट में अब हम एंडोक्राइनोलॉजी को कवर कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। और जैसा कि हमने पिछले पार्ट में आपको हार्मोन्स का बेसिक इन्फॉर्मेशन और आपको हाइपोथैलेमस पढ़ा दिया है। अब यहाँ पे हम बहुत ही शॉर्ट में सारे ग्लैंड्स को कवर करते जाएंगे। पर्टिकुलर जो वीडियोस होंगे वो पर्टिकुलर ग्लैंड को डेडिकेटेड होंगे। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट में हम इसको समझेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमने अभी ऑलरेडी हाइपोथैलेमस के पार्ट में मैंने इसको आपको समझाया है। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस से लिंक होती है, ये बात आप जानते ही हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ये लोकेटेड इन द बोनी कैविटी, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका पार्ट होता है जिसको हम टेक्निकली सीला टर्सिका बोलते हैं, वहां पे पाया जाता है और अटैच होता है टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो जैसा कि हमने हाइपोथैलेमस वाले में अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से ये आपका अटैच था। तो ये जो होता है पर्टिकुलर एक स्टॉक होता है या कह सकते हो डंडी होती है, जिससे वो दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं। और ये एक तरीके की बोनी कैविटी के अंदर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीला टर्सिका कहते हैं। तो ये आपको टेक्निकल टर्म याद रखने होंगे। एनाटॉमिकली अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं एनाटॉमी की बात करता हूं, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका एडिनो हाइपोफाइसिस होता है और एक आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है। एडिनो हाइपोफाइसिस जो होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने पिट्यूटरी जो मेरी ग्लैंड है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक मैंने एडिनो हाइपोफाइसिस में किया, एक मैंने न्यूरो में किया। एडिनो हाइपोफाइसिस को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक आपका जो होता है वो पार्स जो होता है, टेक्निकली अब ये सब भैया याद करना पड़ेगा, डिस्टेलिस होता है और एक आपका पार्स इंटरमीडिया होता है। ठीक है, तो ये दो चीजों को आपको याद करना होगा। इसके बाद पार्स डिस्टेलिस रीजन जो द पिट्यूटरी होता है उसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, जो कि आपका प्रोड्यूस करता है बहुत सारे हार्मोन्स को। ये प्रोड्यूस करता है जिसमें आपका ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन भी आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं यहीं पर ही बता देता हूं बिना किसी को वेट किए, प्रोलैक्टिन जो होता है ये आपका मिल्क प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। जब आपसे पूछेगा कि कौन सा मिल्क प्रोडक्शन का हार्मोन है, तो तीन चार हार्मोन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी में आगे जाके आप जब ऑक्सीटोसिन पढ़ेंगे, तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मिल्क इजेक्शन के लिए होता है। ठीक है, कह सकते हो मिल्क को रिलीज करने के लिए ऑक्सीटोसिन चाहिए और मिल्क को प्रोडक्शन के लिए तो पी का प्रोडक्शन उठाइएगा, प्रोलैक्टिन से जाके जोड़ दीजिएगा तो गलत नहीं होगा। इसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपको चाहिए, एडिनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन हो गया, एलएच जो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह में पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। तो ये जो आपके हार्मोन्स अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं, तो एक दो तीन चार पांच छह हार्मोन, तो यानी कि छह हार्मोन मेरे कहां से रिलीज हुए, पार्स डिस्टेलिस से रिलीज हुए। ठीक है, पार्स इंटरमीडिया जो आपका होता है इससे केवल एक हार्मोन निकलता है। अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। अगर मैं डिस्टेलिस को ऐसे लिख दूं, ठीक है, अब देखो बेटा, डिस्टेलिस को मैंने ऐसे लिख दिया और इंटरमीडिया मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो। इंटरमीडिया की स्पेलिंग बहुत बड़ी है, तो यानी कि नाम बड़ा है, जैसे आप कहते नहीं हो नाम बड़ा दर्शन छोटा। ठीक है, तो नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन कितना क्या कर रहे हैं, केवल एक हार्मोन को ये सिक्रीट कर रहे हैं। तो यानी कि ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। However, in human the pars intermedia ये almost merged होता है with pars distalis। हालांकि ये ह्यूमन के केस में होता है। ये आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा रीजन है जो आपस में मर्ज होता है, तो हालांकि बहुत सारे आप और किसी जानवर में देखेंगे या एनिमल्स में देखेंगे तो दोनों ही अलग अलग होते हैं। बट हमारे केस में क्या होता है कि लगभग ये आपस में जुड़े हुए स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं न्यूरो हाइपोफाइसिस की बात करता हूं, जो अभी हमने हाइपोथैलेमस का लेक्चर अगर आपने देखा होगा, तो वहां से आपको बेटर आइडिया लग जाएगा, जिसको हम पार्स नर्वोसा बोलते हैं। ठीक है, नर्वोसा न्यूरो हाइपोफाइसिस है, नर्वस वाला वर्ड का इस्तेमाल होगा। तो पार्स डिस्टेलिस हो गया, पार्स इंटरमीडिया हो गया, पार्स न्यूरोसा हो गया। तो एन से न्यूरोसा, एन से नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम वाला लिंक है। और यहां से जो मेरी हार्मोन रिलीज होती है वो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स के माध्यम से रिलीज होती है। याद आया? ठीक है, इसी को मैं क्या कहूंगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहूंगा, जो स्टोर और रिलीज करती हैं दो हार्मोन को, जिसको हम ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन कहते हैं, जिनकी सिंथेसिस जो होती है वो आपके हाइपोथैलेमस में होता है। बच्चे यहाँ पे बहुत गड़बड़ करते हैं। और अभी रिसेंट में शायद डीबीटी जीआरएफ या गैट बी में क्वेश्चन भी आया था कि जो आपका ऑक्सीटोसिन या आपका कह सकता हूं मैं कि आपका ये जो वासोप्रेसिन है, इसका दूसरा नाम एडीएच भी होता है। ठीक है, मैं इसको दूसरे कलम से हाईलाइट कर देता हूं। तो इनका जो स्टोरेज जो है वो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी में है, लेकिन ये बन के कहां से आई है, हाइपोथैलेमस से। तो अगर आपसे पूछेगा कि इनकी सिंथेसिस कहां पे हुई है, तो सिंथेसिस के लिए मैं कहूंगा हाइपोथैलेमस में हुई है। लेकिन इनका स्टोरेज जो हुआ है और रिलीज कहां से होंगी, वो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होगी।
समझ में आ रही है? तो ये आपके लिए है। इसके बाद जो आपका सिंथेसाइज होती है और ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू द न्यूरो हाइपोफाइसिस तक इनको लाके डाल दिया जाता है। तो यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई। पिट्यूटरी ग्लैंड हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। इसी को ही, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, एक टर्म होता है हाइपोफाइसेक्टोमी। ठीक है, अगर मैं कह दूं हाइपोफाइसेक्टोमी तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सर्जिकली रिमूव कर दूं किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। एक्चुअल में ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ये आपका हाइपोफाइसेक्टोमी में बच्चे मतलब इवन मैं भी जब छोटा था तो मैं भी समझ जाता था हाइपोथैलेमस। तो बच्चे क्या समझते हैं, एक ऑप्शन में आपको हाइपोथैलेमस दिया होगा तो आप समझेंगे कि सर्जिकली रिमूव करना है मुझे हाइपोथैलेमस को। लेकिन ऐसा नहीं है टेक्निकली, चूंकि ये ब्रेन का जब आप पार्ट पढ़ोगे तो ये हाइपोफाइसिस के थोड़ा नीचे पाया जाता है। तो इसीलिए इसको हाइपोफाइसिस ग्लैंड कहते हैं। और इसीलिए अगर मैं सर्जिकली रिमूव करूंगा तो मैं इसको क्या कहूंगा, हाइपोफाइसेक्टोमी कहूंगा। मैंने एक पेपर दिया था, वहां पे मुझे ये क्वेश्चन इनकाउंटर हुआ है, तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में छप चुका है, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, मेरे से गलती हो गई थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने हाइपोथैलेमस पे टिक कर दिया था। तो खैर वो एक अलग दौर था। तो इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूं तो ये आपके बोनी कैविटी सिफेनाइड बोन ऑफ द स्कल में पाया जाता है, सिला टर्सिका कहते हैं। हाइपोथैलेमस से अटैच होगा, इनफंडिबुलम होगा, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। एनाटॉमिकली द पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस कहते हैं। ये डिवाइड होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्योंकि अगर आप इसके, अभी हम जो एडिनो हाइपोफाइसिस भी चर्चा कर रहे थे उसमें हाइपोफाइसिस आ रहा है, तो आप वहां से भी सोच सकते हैं कि ये जो बात हो रही है ये पिट्यूटरी ग्लैंड की हो रही है। ओरिजिन भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो ओरिजिन होता है वो आपका एक्टोडर्मल होता है, और ये आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, जिसमें आपका मीजोडर्मल ओरिजिन वाले जितनी चीजें हैं वो तो आपको याद होनी आनी चाहिए, जैसे बोन, ब्रेन, हार्ट। ठीक है, ये सब आपके मीजोडर्मल होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक्टोडर्मल है। नर्वस सिस्टम भी जो होता है बेटा वो आपका एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। इसी तरीके से ये आपका स्मॉल होगा, पियर शेप्ड होता है, रेड ग्रे इन द कलर होता है। बाकी ये सब आपको उतना नहीं जानना है। इसके बाद ये आपका पी साइज ग्लैंड होता है। अगर मैं इसके साइज के बारे में बताऊं तो ये 1.3 सेंटीमीटर है, वेट इतना है। अगर आप याद कर सकते हो तो इसको याद कर लेना, बाकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी द सोर्स ऑफ केमिकल दैट प्ले की रोल इन द मैनी फंक्शन। अब ये आपका लार्जर जो होगा वो आपका एंटीरियर लोब होगा या एडिनो हाइपोफाइसिस होगा, और मैं इसको पास डिस्टैलिस कहूंगा। पोस्टीरियर वाले को मैं न्यूरो हाइपोफाइसिस कहूंगा या पास नर्वोसा कहूंगा। ठीक है। इसके बाद एक और रीजन होता है जिसको मैं इंटरमीडिएट लोब या पार्स इंटरमीडिया कहता हूं। एट्रोफी और ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट एंड इज स्मॉलर इन द यूनिट। तो यानी कि ये आपका थर्ड रीजन जो होता है, अगर आप कोई भी बच्चों में कोई डेवलपमेंट के समय कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पे देखने को मिलता है एट्रोफी ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट एंड इज स्मॉलर इन द एडल्ट। एडल्ट में ये बहुत ही छोटा हो जाता है, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि ह्यूमन में क्या है, जो आपका पार्स इंटरमीडिया है वो आपके पार्स इंटरमीडिया, जो अभी मैं यहाँ पे क्या लाइन लिखा हुआ था, ठीक है, पार्स इंटरमीडिया जो होता है वो लगभग मर्ज हो जाता है पार्स डिस्टेलिस से। ठीक है, तो इसी वजह से अगर पूछा जाएगा कि एडल्ट्स में कौन सा नहीं पाया जाता है तो लगभग आप कह सकते हो कि पार्स आपका जो इंटरमीडिया है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करता हूं एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए हार्मोन है, अगर मैं कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को हटा दूं तो उससे जो डिजीज होती है उसको मैं साइमन डिजीज कहूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी से कितने हार्मोन रिलीज हो रहे थे, अभी हमने काउंट किया था 6 हार्मोन रिलीज हो रहे थे, और सारे एक से बढ़ के एक हार्मोन है। प्रोलैक्टिन बहुत चाहिए आपको, ग्रोथ हार्मोन तो आपको चाहिए ही चाहिए, थायराइड आपको चाहिए ही चाहिए, एसीटीएच आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एलएच है, एफएसएच है। तो यानी कि अगर आपने किसी तरीके से एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी को हटाया तो बहुत ही खतरनाक डिजीज होती है, जिसको मैं क्या कहूंगा, साइमन डिजीज कहूंगा। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जे कनेक्टेड टू हाइपोथालेमस से पोल्टर ब्लड वेसल्स होती हैं, रिलीजिंग और रेगुलेटरी वाले ये हार्मोन्स रिलीज होंगे। इनको हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। ठीक है। इसके बाद आपके कुछ बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। प्रोलैक्टिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये आपका यूनिक एमंग द पिट्यूटरी हार्मोन है, एज इट इज ए अंडर प्रीडोमिनेटली इनहिबिटरी कंट्रोल फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। द कंट्रोलिंग एजेंट जो होता है इसका न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन से इसका लिंक होता है। ठीक है, जब आपका बॉडी में डोपामाइन जो होता है वो प्रोलैक्टिन के कह सकते हैं कि फॉर्मेशन या इनहिबिशन को इफेक्ट करता है, जो कि प्रोड्यूस होता है ट्यूबरो इनफंडिबुलर न्यूरॉन। तो खैर इतना डीप में आपको नहीं जानना है, आपको एटलीस्ट बस इतना याद रखना है, प्रोलैक्टिन जो होता है वो आपका एक ऐसा हार्मोन है जो कि इनहिबिटरी कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस के इनहिबिटरी में होता है, मतलब हाइपोथैलेमस इसको रोके रहता है। जब आपके बेबी का फॉर्मेशन होता है फीमेल्स में तब ये जाके एक्टिव होता है प्रोलैक्टिन, क्योंकि प्रोलैक्टिन आपको हमेशा नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात?
तो ये वाली कहानी हो गई, और एक आपको यहाँ से पता चल गया न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। और वैसे भी मैंने आपको याद कराया था, डीपी याद कराया था, व्हाट्सएप पे आप डीपी चेंज करते हैं, डोपामीन, पार्किंसन, और एक पी से अब और जोड़ लीजिएगा प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो डोपामाइन का रिलेशन जो है वो प्रोलैक्टिन से है। इसके बाद ये बहुत ही सिंपल सा एक आपका ये डायग्राम आपका बना है, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी है, हाइपोफाइसल वेन्स गया है। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे न्यूरो हाइपोफाइसिस आपको देखने को मिलेगा। और ये स्ट्रक्चर हेरिंग बॉडीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी आगे आके जिक्र होगा, जिसको हम चर्चा करेंगे। तो ये वाली कहानी आपकी हो जाएगी, फिगर इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड और उनके एक्शन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात, एडेनोहाइपोफाइसिस जो होता है सबसे ज्यादा होता है, तो 75% जो पार्ट होता है वो एडेनोहाइपोफाइसिस होता है। और न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होता है, 75 में से 100 घटा दो, कितना आ जाएगा, 25% जो पार्ट होता है वो आपका न्यूरो हार्मोन होता है। अब क्या होता है यहाँ पे, कौन कौन से हार्मोन है, जैसे सोमैटोट्रोपिक है, तो सोमैटोट्रोपिक हमेशा ग्रोथ हार्मोन्स होता है। ये क्या क्या एक्शन करेगा, तो बॉडी के ग्रोथ वगैरह में इन्वॉल्व होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जनरल बॉडी टारगेट ऑर्गन क्या होगा, इट इज द ओनली हार्मोन प्रोड्यूस बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी व्हिच डज नॉट स्टिमुलेट एनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, को स्टिमुलेट नहीं करता, केवल जाके सीधा इफेक्ट करेगा। थायरोट्रोपिन जो है, थोड़ा सा आपको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिखने को मिलेगा, ये थायराइड के हार्मोन्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा। कॉर्टिकोट्रोपिन जो होता है, ये आपके एडिनोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिकोट्रोपिक भी हो सकता है, मिलेनोसाइट्स भी हो सकता है। मिलेनोसाइट जो है मेलेनिन पिगमेंट वाला हो गया, स्किन के लिए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स को करेगा, इसमें भी आपको समझ में आ गया। लैक्टोट्रॉप जो होता है, इसमें आपका प्रोलैक्टिन होगा, जो कि मिल्क प्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेजर हाईलाइट करके लिख रहा हूं, मेमोरी ग्लैंड पे इसका इफेक्ट होगा। ठीक है, एंड सिक्रीशन भी करता है, लेकिन आपका बहुत ज्यादा तौर पे जो आपका इजेक्शन वाला जो हार्मोन होगा वो आपका क्या होगा, ऑक्सीटोसिन होगा। ठीक है, बाकी तो आपको ज्यादा नहीं ध्यान रखना है। गोनाडोट्रोपिन में आपका एफएसएच इंपॉर्टेंट है, मेल में क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, और फीमेल्स में क्या करेगा, ओवेरियन फॉलिकल्स का ग्रोथ करेगा। तो एफएसएच के स्पेलिंग में भी एस है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस ले जाके जोड़ देना, मेल्स वाला काम तो आपका तैयार हो गया। गोनेट्स पे काम करेगा, इंटरस्टीशियल स्टिमुलेटिंग सर्च होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेल्स में जो होती है, मैं इसको लाल कलम से हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये आपकी एक सेल्स होती हैं, जब आप रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पढ़ते हैं तो मेल में आपको इंटरस्टिशियल सेल्स मिलती हैं, तो ये उनको स्टिमुलेट करता है, और इनका काम जो होता है वो इस मेल में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करती हैं। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जब आप फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ये एफएसएच के साथ मिलके क्या करता है, ओव्यूलेशन कराता है। ठीक है, स्टिमुलेट करता है कन्वर्जन ऑफ ब्रोकन ओवेरियन फॉलिकल को कॉर्पस लूटियम में बदलता है, और कॉर्पस लूटियम जो होता है वो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जब तक स्पर्म इसको नहीं मिलता है, ये डिजनरेट होके क्या बन जाता है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में बताया है, कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाता है। ठीक है, स्पेलिंग पे मेरे मत जाना, कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के लिए कॉर्पस लूटियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कॉर्पस लूटियम को मेंटेन कौन रखता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, वो होता है मेरा प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, इसीलिए प्रोजेस्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद न्यूरोहाइपोफाइसिस से कोई भी हार्मोन सिंथेसिस नहीं होता है, ये बहुत ही गाढ़े पेन से मैं हाईलाइट कर दिया हूं, याद रखिएगा। केवल और केवल ये केवल क्या करता है, मतलब रिस्टोर करता है, मतलब स्टोर करता है, जो हाइपोथैलेमस बना के इसको देता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से ये न्यूरो की सेल्स की माध्यम से, मतलब न्यूरो सिक्रीटरी वेन्स की माध्यम से बेटा ये आपके आता है, मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आएगा, और यहाँ पे कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होता है। दो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है और एटीएच है। एडीएच का पूरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन याद रखिएगा, और एडीएच को दूसरे तौर पे हम वासोप्रेसिन भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो होता है ये आपका स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन मसल्स ड्यूरिंग द बर्थ, चाइल्ड बर्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो आपकी बहुत सारी, अगर आपने पढ़ा होगा, तो आपकी बहुत सारी फीमेल्स में लेयर्स होती हैं यूटरस में, जब आप देखेंगे एंडोमेट्रियम होता है, पता होगा, नहीं तो समय कम है तो मैं यहीं पर ही समेट देता हूँ। एक आपका मायोमेट्रियम होता है, एक आपका पेरीमेट्रियम होता है। तो एंडोमेट्रियम जो होता है, जब आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है, बहुत ध्यान से सुनते जाओ, मेंस्ट्रुअल ब्लड जब फ्लो होता है तो उसमें एंडोमेट्रियम की लेयर ही टूटती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम पर ही इम्प्लांटेशन होना होता है। कहानी समझ में आ गई। मायोमेट्रियम जो होता है ये मसल कॉन्ट्रेक्शन करता है एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ, तो आपके स्पेसिफिक अगर कोई लेयर पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, मायोमेट्रियम कहेंगे। इजेक्शन ऑफ द मिल्क होगा, टारगेट ऑर्गन मेमोरी ग्लैंड और यूटरस करेगा।
इसके बाद अगर मैं एडीएच की बात करता हूं तो ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है। कहां से करेगा? डीसीटी करेगा। एक आपका पीसीटी भी होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल, वहां से नहीं करता है। जब आप किडनी पढ़ते हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये पीसीटी से नहीं करता है, ये डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल्स होता है। अब इतना समय नहीं है कि मैं आपको बहुत ज्यादा उसको जाके समझाऊं, बस आपको डीसीटी याद रखना है। और ये यूरिन के सिक्रीशन को रिडक्शन करता है। मतलब आप जब इसको पढ़ेंगे तब आपको, अभी मैं आगे इसका लगा हुआ है। इसके अलावा ये आपका वासो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ठीक है। और जिससे क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ठीक है। किडनी और ब्लड वेसल्स पे काम करेगा। तो यानी कि वासो कॉन्स्ट्रिक्टर, आज आपको ये भी पता चल गया। और एक क्वेश्चन मैंने अभी ही आपसे पूछा था, अभी जो क्वेश्चंस हुए थे उसमें हम दो चीजों का बहुत चर्चा करते हैं। एक आपका हिस्टामाइन था और एक आपका सीरोटोनिन था। हिस्टामाइन जो था वो आपका वासो डायलेटर होता था और सीरोटोनिन जो था वो आपका वासो कॉन्स्ट्रिक्टर था। तो आज हमको कॉन्स्ट्रिक्टर में हमारा एक एग्जाम्पल और बढ़ गया है और वो एग्जाम्पल क्या है? वासोप्रेसिन है, ठीक है। भाई ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? प्रेस करना, नाम से स्पष्ट है, वासोप्रेसिन है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं और बहुत ही अच्छे से सहूलियत के साथ हम इसको पिट्यूटरी वाले कुछ बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूं। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक चीज तो आपको पता है, जैसा कि अगर आप हिंदी में भी कभी आप दोहा वगैरह भी पढ़ते हैं, तो ना किसी चीज की अति अच्छी होती है, ना किसी चीज की कमी अच्छी होती है। तो सेम चीज जो होता है वो हार्मोन्स पे अप्लाई होता है। एक थ्रेशोल्ड लेवल के बियॉन्ड जो होता है वो आपके लिए डिजीज कॉज करते हैं और उनकी कमी रहने से भी आपकी डिजीज होती है। तो एक्सेस सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन जब एडल्ट में होता है इन द मिडिल एज कैन रिजल्ट इन द सीवियर डिसफिगरमेंट हो जाता है, स्पेशली ऑन द फेस। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोमिगैली बोलते हैं। तो एक्रोमिगैली नाम याद रखिएगा, ए से एक्रोमिगैली और ए से एडल्ट। तो एडल्ट में ही होता है ये, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन से होता है, एक्सेस सिक्रीशन से होता है, एक्रोमिगैली होगा। इसके बाद जो मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे समझ कर जाना है, जिससे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आती है और प्री मैच्योर डेथ भी हो जाता है। द डिजीज इज ए हार्ड टू डायग्नोस इन द अर्ली स्टेज एंड ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मैनी ईयर अंटिल चेंज इन द एक्सटर्नल फीचर्स आपको नहीं दे। ऑब्वियस सी बात है, ग्रोथ कब होगा? आपका प्यूबर्टी के टाइम पर होगा। तो ऐसा नहीं कि आप इसको बहुत पहले से डिटेक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा ये आपका नोटिस करना मुश्किल होता है। इसी तरीके से अगर आपका ग्रोथ हार्मोन कम रह जाएगा तो क्या हो जाएगा? आप में स्टंट ग्रोथ हो जाएगा, यानी कि आप में डॉर्फिज्म, बौनापन हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप किसी और बुक्स में जाओगे तो थोड़ा सा इसका बहुत सारे चीजें और भी कुछ डिसऑर्डर्स वगैरह होती हैं, बट अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है उसको चर्चा करने के लिए। तो दो चीजें जो आपको मेरे लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। एक्रोमिगैली जो होता है वो एडल्ट में होता है, बच्चों में नहीं होता है, ठीक है। ए फॉर एक्रोमिगैली, ए फॉर एडल्ट हम याद रखेंगे। और एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, अब बौना तो आपको पता ही है भाई, जो छोटा रहेगा उसके में ग्रोथ हार्मोन हुआ ही नहीं। इसी तरीके से एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है, जब कोई पर्सन थर्स्टी, जब आप प्यासा फील करते हैं, पानी आपको पीने की इच्छा होती है, देयर इज ए डिहाइड्रेशन होता है, इट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द, आपकी जो ब्लड में ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, जो आपकी 300 के पास पहुंच जाती है, जिससे आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं हाइपोथैलेमस में डिटेक्ट करते हैं, इंक्रीज इन द ब्लड सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। दिस ट्रिगर द रिलीज ऑफ द एडीएच। तो एडीएच कब बढ़े, कब आपका रिलीज होगा? जब आप क्या करेंगे? थर्स्टी फील करेंगे, डिहाइड्रेशन की जब प्रोसेस होती है उस समय एडीएच का लेवल बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट वाटर पासेस आउट ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ द हैंडले से पास होता हुआ ये जाएगा। एडीएच क्या करता है? आल्सो इंक्रीज द अपटेक ऑफ द वाटर बाय द डीसीटी, से क्या करेगा? वाटर का रिअब्जॉर्प्शन कराएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में वाटर कम हो गया है। कंबाइंड एक्शन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर विद इंक्रीज अपटेक, देयर इज अ डिक्रीज इन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड। दिस सप्रेस द सिक्रीशन ऑफ एडीएच बाय द फीडबैक इनहिबिशन होगा। इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस या रिलीज ऑफ द एडीएच से क्या डिजीज हो जाती है? डिमिनाइज एबिलिटी द किडनी टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन। अगर आपका एडीएच सही से काम नहीं करता है तो क्या हो जाएगा? एक्सेसिव यूरिनेशन होगा, बहुत ज्यादा वाटर लॉस होगा। तो ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है? बहुत ज्यादा उनको यूरिनेशन होता है और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। और यहीं पर एक बात और समझते जाइएगा, एक और आपका होता है डायबिटीज मेलाइटस होता है, ठीक है। जो आप इंसुलिन वाली कहानी पढ़ते हो, ग्लूकागॉन वाली कहानी पढ़ते हो, मेलाइटस होता है। याद करने के लिए एम से मेलाइटस, एम से मीठा, ठीक है। तो यानी कि इंसुलिन वाली जो कहानी है, ग्लूकागॉन वाली जो कहानी है, वो हमको इससे याद रखनी है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई है। डायबिटीज इंसिपिडस याद रखिएगा, एडीएच की कमी से होगा। अगर एडीएच आपकी बॉडी में कम होगा तो एक्सेसिव यूरिनेशन होगा, ठीक है। बाकी ये किस तरीके से साइकिल चलती है वो बता दिया है। डीसीटी से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। इसके अलावा जो ऑक्सीटोसिन होता है, ये आपका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन स्मूथ मसल्स का करेगा ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, जिसको हम टेक्निकली चाइल्ड बर्थ कहते हैं। मिल्क इंजेक्शन करेगा फ्रॉम द लैक्टेटिंग ब्रेस्ट इन द रिस्पॉन्स ऑफ द, जब बच्चा उसको सक
करेगा तो ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोएपिथेलियल सेल्स का होगा, जो कि मेमोरी ग्लैंड में होगा। इवन साइट एंड साउंड ऑफ ए बेबी कैन कॉज अ नर्सिंग मदर टू सीक्रेट दिस हार्मोन। हालांकि ये हार्मोन बड़ा यूनिक होता है, कभी-कभी बच्चे के साउंड और मतलब उसके देखने से भी कभी-कभी मिल्क का सिक्रीशन हो जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। बाकी वासोप्रेसिन आपको पता चल गया, वासोकॉन्स्ट्रिक्टर हो गया। ऑक्सीटोसिन जो होगा वो यूटेराइन मसल्स को करेगा, किसको करेगा? मायोमेट्रियम को करेगा। इसके बाद इसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा, यहाँ पे इजेक्शन ऑफ द मिल्क होगा। इसके बाद यूरिन पे जो होता है, वासोप्रेसिन जो होता है वो यूरिन को कंसंट्रेट रखता है, यहाँ पे इसका यूरिन पे कोई इफेक्ट नहीं है। स्टिमुलेट एंड रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड, और यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये क्या करता है? डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस एंड सकिंग ऑफ द ब्रेस्ट इन द फीमेल। तो ये आपका डिफरेंट कहानी हो गई। तो आज से आपको वासोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, मेलाइटस, मीठा, ये सारी चीजें जितना शॉर्टकट हो सकता था मैंने बच्चा आपको बता दिया है। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं, डायबिटीज इंसिपिडस में आपको पता ही चल गया है, रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ द एडीएच ड्यू टू डिफेक्टिव हेरिडिटी या मेटाबॉलिज्म से हो सकता है, या तो आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा या आपका हेरिडिटी भी होता है। जिससे डिजीज होती है डायबिटीज इंसिपिडस होता है, जिसमें पर्सन जो होगा वो डायूरेसिस कंडीशन आती है। एक्सेसिव यूरिनेशन को टेक्निकली डायूरेसिस भी बोला जाता है, नहीं तो छोड़ के चले आओ, एक्सेसिव यूरेसिस, ठीक है, यूरिनेशन कह सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायूरेसिस बोलते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपके दो हार्मोन रिलीज हुए, वासोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। इनफैक्ट दे आर सिंथेसाइज्ड इन सम हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं, स्टोर होते हैं एक्सोनल टर्मिनल पे, जो हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया। और ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है, ये आपकी एक पर्टिकुलर हेयरिंग बॉडीज होती है। अगर आप, मैं आपको अभी मैं हाइपोथैलेमस वाला जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा ना, ये हेयरिंग बॉडीज हैं। तो ये जो हेयरिंग बॉडीज होती हैं, यहीं पर ऑक्सीटोसिन और आपकी वासोप्रेसिन जो होती हैं, वो क्या होती हैं? यहाँ पे क्या लिखा गया है? जो स्टोर होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हेयरिंग बॉडी कहाँ पे स्टोर होती है, तो हेयरिंग बॉडी में स्टोर होती हैं। नर्व इंपल्स दैट प्रोपोगेट अलोंग एक्सॉन रीच एक्सॉन टर्मिनल, ट्रिगर करेगा एक्सोसाइटोसिस से, जिससे ये जो होती है स्टोरिंग, सिक्रीटरी वेसिकल स्टोरिंग दीज हार्मोन। ठीक है, तो ये आपकी कहानी हो जाएगी, बाकी से ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। ऑक्सीटोसिन का जो दूसरा नाम होता है उसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के समय मसल कॉन्ट्रेक्शन को कर रहा है, तो इसी वजह से इसका दूसरा नाम जो है वो बर्थ हार्मोन कहते हैं। ठीक है, स्टिमुलेट करता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। इट आल्सो कॉल्ड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होता है, क्योंकि ये इजेक्शन ऑफ द मिल्क करता है फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। इसके बियॉन्ड बच्चा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जहां तक अगर आपकी अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा ही आपकी किस्मत ना खराब हो, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा। जो आएगा भी तो भी ऑप्शंस के माध्यम से इनको ट्रेस कर ले जाओगे। तो यहां तक कहानी समझ में आ गई। पिट्यूटरी हमने समझ लिया, एडीएच समझ लिया, वासोप्रेसिन समझ लिया। क्या क्या चीजें आपको यहाँ से सीख कर जाना है उसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो सबसे ज्यादा आपको यहाँ से सीख कर जाना है, अगर मैं इसको डिफरेंट कलम से, कौन से कलम से करें? हाँ चलिए इस कलम से करते हैं। अगर मैं इसको हाईलाइट करता रहूं, तो ये आपका सिला टर्सिका बोनी कैविटी याद रखना है। एडिनो हाइपोफाइसिस 75%, न्यूरो हाइपोफाइसिस 25% याद रखना है। एंटीरियर एडिनो हाइपोफाइसिस से जो पास डिस्टेलिस है उससे मेरा 6 हार्मोन निकलता है। एडल्ट में जो आपका पार्स, जो आपका ये वाला इंटरमीडिया पार्ट है वो मर्ज्ड हो गया है, तो यानी कि एडल्ट में नहीं देखने को मिलेगा। न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी पार्स न्यूरोसा से मेरे दो हार्मोन निकलेंगे, ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन। ठीक है, इसके अलावा इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो सर ने क्वेश्चन गलत किया था अपने टाइम में, हाइपोफाइसेक्टोमी, लेकिन हम नहीं गलत करेंगे। हमको अब पता चल गया है कि हाइपोफाइसेक्टोमी से मुझे सर्जिकली रिमूव करना है पिट्यूटरी ग्लैंड को। इनफंडिबुलम से कनेक्ट होगा, ये पता चल गया। एक्टोडर्मल ओरिजिन याद रखना है, सिला टर्सिका याद रखना है। ठीक है, और अगर मुझसे पूछा जाएगा कि बड़ों में कौन सा नहीं होता है, तो पार्स इंटरमीडिया बड़ों में नहीं होगा। साइमन डिजीज में अगर मैं पूरा एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी को हटा दूं, ठीक है, तो उससे जो डिजीज कॉज होगी वो साइमन डिजीज कॉज होगी। इसके बाद प्रोलैक्टिन एक आपका ऐसा हार्मोन है जिसका लिंक जाता है डोपामीन से होते हुए। बाकी आपको कुछ नहीं जानना है, मिल्क प्रोडक्शन में आपका रोल प्ले करता है। फिर मैं आगे बढ़ा, यहाँ पे मुझे हेयरिंग बॉडीज, मुझे स्ट्रक्चर मिला। हेयरिंग बॉडी जो होती है वो ऑक्सीटोसिन और एडीएच के ट्रांसपोर्ट कह लीजिए, स्टोर कह लीजिए, उसमें आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हाइपोफाइसिल पोर्टल वेन, ये सारी चीजें हमने समझ लिया। एडेनो हाइपोफाइसिस जो है मेरा 75% है, बाकी मेरा 25% है। ठीक है, इसके अलावा जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो किसी भी चीज को, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को रेगुलेट नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद थायरोट्रोपिक वाला हो गया, कैल्सीट्रोपिक हो गया। मेलेनिन जो होता है वो स्किन पिगमेंट होता है। लैक्टोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन आपके मिल्क प्रोडक्शन के लिए हो गया। एफएसएच का एस उठा के जोड़ देना, स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, ये सर ने बता दिया है।
इसके बाद आईसीएसएच में हमने समझ लिया इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करती हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एफएसएच के साथ ओव्यूलेशन कराएगा। ऑक्सीटोसिन हमने समझ लिया न्यूरोहाइपोफाइसिस में कोई भी हार्मोन की सिंथेसिस नहीं करती हैं, ये केवल रिसीव करती हैं जो ऑलरेडी बन के आई हुई होती हैं हाइपोथैलेमस से। ठीक है, डीसीटी का यहाँ पे रोल होगा, उसको हमने समझ लिया। वासोप्रेसिन समझ लिया। ठीक है, बाकी सर ने कॉपस, लूटियम, एल्बिकन्स, दुनिया भर की चीजें सर ने बता दी हैं, उसको हमने जान लिया आज से। ठीक है, इसके बाद हमने एक्रोमेगैली का ए को ए से जोड़ दिया, एडल्ट हो गया, एडल्ट में पाया जाएगा। डॉर्फिज्म बच्चों में हो जाएगा। एडीएच की कमी से जो होता है वो डायूरेसिस हो जाएगा, एक्सेसिव यूरिनेशन होगा। ओवरऑल ये क्या कॉम्बिनेशन है, डीसीटी पे अपना इफेक्ट डालता है, ये याद रखूंगा। ऑक्सीटोसिन जो है वो चाइल्ड बर्थ हार्मोन है, मिल्क इंजेक्शन हार्मोन है, ये बातों को हमने समझ लिया। और हेरिंग बॉडी जो होता है उसका लेना देना किससे है, ऑक्सीटोसिन से जो है उसका लेना देना किससे है, हेरिंग बॉडी से है। बस इतनी बातें हमको याद रखनी थी। डायबिटीज इंसिपिडस हो गया। मेलाइटस से हमको नहीं कंफ्यूज होना है, सर ने एम को एम से कनेक्ट करा दिया है, मीठा बता दिया है। तो यहां तक कहानी आपकी समझ में आ गई है। बाकी इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम पीनियल ग्लैंड्स पढ़ेंगे। किस्मत अच्छी रहेगी तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहीं पर कोई डाउट आता है तो उसको बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।